दोस्तों, ये कहानी है 13 साल की वेंसडे एडम नाम की एक लड़की की, जिसके चेहरे पर किसी तरह की कोई इमोशंस नहीं बनते थे और मौत को लेकर उसका अजीब सा जुनून था। वो सोचा करती थी कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है और उसका क्या होता है। इसी वजह से उसे अक्सर काले और सफेद रंग के कपड़े पहनना ज्यादा पसंद था। उसे देखकर सबको अजीब सा लगता था, जैसे कि वो उस दुनिया की ही ना हो। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो लड़की ऐसी क्यों थी। तो कहानी की शुरुआत में वेडनेसडे को एक स्कूल में दिखाया जाता है, जहां वो बरामदे में चल रही थी। वहीं बाकी सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। जब वेडनेसडे अपना लॉकर खोलती तो उसके अंदर उसे अपना भाई बना हुआ दिखाई देता है, जिसके मुंह में एक एप्पल था। वेडनेसडे उसकी रस्सियों को खोलती है कि अचानक उसे एक विजन आता है, जिसमें वो देखती है कि कुछ लोग उसके भाई को टॉर्चर कर रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वह कोई आम बच्ची नहीं है। जब वेडनेसडे को पता चलता है कि स्विमिंग टीम के लड़कों ने उसके भाई को टॉर्चर किया था, तो वो 2 बैग में पिराना विशेष को, जो बहुत ज्यादा खूंखार मांसाहारी मछलियाँ होती हैं, उनको भरकर स्विमिंग पूल के पास जाकर उनकी प्यासी बच्चियों को स्विमिंग पूल में छोड़ देती है, जिससे सारे लड़के अपनी जान बचाने के लिए पूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तब वेडनेसडे उसे कहती है कि उसके अलावा कोई भी उसके भाई को परेशान नहीं कर सकता। इसके बाद वेडनेसडे के माता पिता मोर्टिसिया और गोमेज को दिखाया जाता है। वो दोनों वेडनेसडे की हरकतों से परेशान हो चुके थे, इसलिए वो उसे नेवरमोरे एकेडमी भेजने का फैसला करते हैं। इस एकेडमी में वो बच्चे रहते हैं जिनके पास कुछ खास ताकतें होती हैं और यहाँ उन्हें अपनी ताकत पर काबू पाना सिखाया जाता है। मोर्टिसिया और गोमेज भी इसी एकेडमी के स्टूडेंट्स थे। पावर सीन शिफ्ट होता है और एक लड़के अम्बकास को दिखाया जाता है, जो एक हैकर था। वो एकेडमी के पास वाले जंगल में अकेला चला जाता है। वो जंगल में एक जगह रुककर आराम कर रहा होता है कि अचानक एक अनजान क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। उसी एरिया की एक पुलिस को उसकी जख्मी बॉडी मिलती है और वो आसपास की जांच करता है। यहाँ पता चलता है कि ये पहला हादसा नहीं था, बल्कि इससे पहले भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। दूसरी तरफ वेडनेसडे अकादमी में जाती है और वहाँ की पुलिस पर लारिसा विन से मिलती है, जो उसे एकेडमी की चलाती है। लारिसा उसे रूममेट एनेट से मिलवाती है। एनेट एक वर्वोल्फ थी और हर मामले में वेडनेसडे से पूरी तरह अलग थी। एनेट को रंग बहुत पसंद थे और उसने अपनी साइड के कमरे को अलग अलग रंगों से सजा रखा था, जबकि वेडनेसडे को काली और डार्क रंग की चीजें पसंद थी। बाद में एनेट वेडनेसडे को एकेडमी में घुमाती है और वहाँ के मेन ग्रुप फैंस फर्स, स्टोनर्स और स्केल्स के बारे में बताती है। फैंस के ग्रुप में वैम्पायर्स होते हैं, फर्स के ग्रुप में वेयरवुल्व्स होते हैं, स्टोनर्स पत्थर में बदल सकते हैं और उनके सर पर सांप होते हैं। स्केल्स में जलप्रियां होती है, जो लोगों के साथ आसानी से हेर फेर कर सकती है। एनेट वेडनेसडे को सबसे पॉपुलर लड़की बियांका बर्कले के बारे में बताती है, जो बहुत ही खूबसूरत जलपरी थी। बियांका का एक एक्स बॉयफ्रेंड जेवियर थोर्प भी उस अकादमी में होता है, जो अपनी ड्राइंग को असलियत में बदल सकता है। इसके बाद वेडनेसडे के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वेडनेसडे के पिता उस पर नजर रखने के लिए एक कटा हुआ हाथ वहाँ छोड़ देते हैं, जो जिंदा होता है और उससे थिंग कहा जाता है। इसके बाद वेडनेसडे तलवारबाजी की क्लास में जाती है और वहाँ बियांका के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। बियांका और वेडनेसडे के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू है और दोनों बराबर पॉइंट पर होते हैं। इसके बाद बियांका कहती है कि वह बिना किसी हेलमेट के यह गेम खेलना चाहती है और यह गेम तब खत्म होगा जब दोनों में से किसी एक के शरीर से खून निकलेगा। दोनों के बीच में फिर से लड़ाई शुरू होती है और दोनों एक दूसरे पर वार पे वार करते हैं। बियांका वेडनेसडे पर वार करती है और उसके सर पर एक कट लग जाता है, जिसकी वजह से वेडनेसडे के सर से खून निकलने लगता है। इस तरह बियांका जीत जाती है। वेडनेसडे को चोट पैर मरहम लगाने के लिए ले जाया जाता, जैसे कि वेडनेसडे पट्टी लगवाकर बाहर निकलती है। ऊपर से बर्ड के आकार का एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त जेवियर उसे धक्का देकर बचा लेता है। कुछ देर बाद वेडनेसडे अपने कमरे में वापस आती है तो उससे महसूस होता है कि कमरे में कोई है और उस पर नजर रख रहा है। वह कमरे को चेक करती है और बेडशीट के नीचे उससे थिंग मिल जाता है। वेडनेसडे समझ जाती है कि यह उसके माता पिता का काम है, इसलिए वह थिंग से कहती है कि उसे उसका साथ देना होगा, वरना वह उसे ड्रॉअर में बंद कर देगी। थिंग डर जाता है और उससे वादा करता है कि वह वेडनेसडे के साथ गद्दारी नहीं करेगा। वेडनेसडे ने जो पिराना वाला प्रैंक किया तहत, इसलिए उससे थेरेपिस्ट के पास ले जाया जाता है। लारिसा उससे नेवरमोरे के पास ही जेरिको में जांच के लिए लेकर जाती है। वेडनेसडे अपनी थेरेपिस्ट से मिलती है, लेकिन उससे किसी के बारे में कुछ भी नहीं बताती। उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वह बाथरूम जाने के बहाने खिड़की से निकलकर भाग जाती है। इस बीच वह एक आदमी से टकराती है और उससे एक विजन आता है, जहाँ पे वह देखती है
कि उस आदमी की मौत कार एक्सीडेंट में होने वाली है। वह इससे डर जाती है और रिलैक्स होने के लिए कॉफी शॉप में जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात पुलिस के बेटे टाइलर से होती है, जो कॉफी बेचने का काम करता है। टाइलर अपनी एस्प्रेसो मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि मशीन में जो इंस्ट्रक्शंस लिखे थे वह इटालियन में थे। वेडनेसडे को इटालियन पढ़नी आती है, इसलिए वह आसानी से मशीन को ठीक कर देती है और इसके बदले में वह उसे बस स्टेशन तक छोड़ने के लिए कहती है। टाइलर के कुछ कहने से पहले ही वहाँ वह लड़के आ जाते हैं जिनको नेवेरमोरे के स्टूडेंट्स अच्छे नहीं लगते और वह वेडनेसडे को परेशान करने लगते हैं। पहले वेडनेसडे उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, पर जब बर्दाश्त नहीं होता तो वह उन्हें पीट देती है। कुछ ही समय में लारिसा वहाँ पर पुलिस के साथ आ जाती है और वहाँ की हालत देखकर उससे गुस्सा आता है। बाद वह नेवेरमोरे वापस जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक एक्सीडेंट सीन दिखाई देता है और उस कार में वही आदमी था जिससे वेडनेसडे टकराई थी। उस रात वेडनेसडे अपना चेलो बजती है। वह पूर्णिमा की रात थी और तभी वेयरवुल्फ की आवाज आती है। तभी एनिड वेडनेसडे को बताती है कि वह वेयरवुल्फ में नहीं बदल सकती, इसलिए वह बाकी लोगों के साथ नहीं जाती। इस बीच थिंग टाइलर के कमरे में जाता है और उसे वेडनेसडे से बात करने के लिए कहता है। टाइलर डर कर उसकी बात मान लेता है और वेडनेसडे से वीडियो कॉल पर बात करता है। वेडनेसडे उससे आने वाले हार्वेस्ट फेयर में मिलने के लिए कहती है और कहती है कि वह लोग वहाँ पर मजे करेंगे, पर वह वहाँ से भागना चाहती है। हार्वेस्ट फेयर में लारिसा वेडनेसडे पर अपनी चील जैसी नजर बनाए रखती है। इसके बावजूद वेडनेसडे टाइलर से मिलने में कामयाब होती है। वह दोनों वहाँ से भागने ही वाले थे कि वेडनेसडे अपने क्लासमेट रोवान से टकरा जाती है। रोवान तुरंत जंगल की तरफ भाग जाता है। रोवान से टकराने के बाद वेडनेसडे को विजन आता है कि रोवान जंगल में किसी के हाथों मारा गया है। वह डर जाती है और भागने का प्लान बदल कर रोवान के पीछे भाग जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती रोवान अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे पेड़ के साथ लटका देता है। इसके बाद वह वेडनेसडे को अपनी माँ के बारे में बताता है, जो भविष्य देख सकती थी। उसकी माँ ने 25 साल पहले एक तस्वीर बनाई थी और कहा था कि वेडनेसडे नेवेरमोरे अकादमी को बर्बाद कर देगी, इसलिए रोवान कहता है कि कुछ भी बुरा होने से पहले वह वेडनेसडे को मार देगा। इसके बाद वह अपनी ताकत से वेडनेसडे का गाला घोटने लगता है। तभी एक भयानक राक्षस उसके ऊपर हमला कर देता है और रोवान को मार कर वहाँ से भाग जाता है। वेडनेसडे रोवान की बॉडी से वह तस्वीर उठती है और उसी वक्त पुलिस का हेड अपने ऑफिसर्स के साथ वहाँ पहुँचता है और रोवान की बॉडी को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उससे उसकी बॉडी नहीं मिलती। इसके बाद वेडनेसडे पुलिस हेड को घटना के बारे में बताती है, पर उसको क्रीचर वाली बात पर भरोसा नहीं होता और उसको लगता है कि यह काम नेवेरमोरे अकादमी के किसी स्टूडेंट ने ही करा है। तभी वहाँ एक अफसर आती है और कहती है कि रोवान तो जिंदा है। जब वेडनेसडे अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि एनिड पोकअप नाम के एक कंपटीशन की तैयारी में बिजी है। यह एक बोट रेस की प्रतियोगिता थी जो हर साल अकादमी में ऑर्गेनाइज की जाती है। बाद में वेडनेसडे रोवान से बात करने की कोशिश करती है, पर लारिसा कहती है कि रोवान को अकादमी से निकाल दिया गया है, जिसका कारण वह उसे नहीं बता सकती। वेडनेसडे को शक होता है और वह थिंग को रोवान पर नजर रखने के लिए भेज देती है। फिर सीन बदलता है और रोवान को एक ट्रेन स्टेशन में देखा जाता है। थिंग उसका पीछा करता है। रोवान आसपास का माहौल देखने के बाद वॉशरूम में चला जाता है, जहां वह अपना रूप बदलकर एक बूढ़ा आदमी बन जाता है, लेकिन थिंग रास्ता भटक जाता है, इसलिए वह रोवान को अपना रूप बदलते देख नहीं पाता। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी लारिसा का रूप ले लेता है। यहाँ पता चलता है कि लारिसा अपना रूप बदलकर रोवान की मौत को छिपाने की कोशिश कर रही थी। वेडनेसडे रोवान की मौत का सुराग ढूंढने के लिए जंगल में जाती है, जहाँ उससे टाइलर मिलता है, जो अपने बाप का पीछा करते वहाँ आया था। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे को रोवान का चश्मा मिलता है। वह उससे उठती है और उससे विजन आता है। विजन में वह देखती है कि रोवान के पास एक नीले रंग की किताब थी, जहां से उससे वह तस्वीर मिली थी। इसके बाद वेडनेसडे तुरंत अपनी टीचर मिस थॉर्नहिल से किताब के बारे में पूछती है। उसकी टीचर कहती है कि वह किताब पुराने स्टूडेंट्स के समाज के साथ जुड़ी हुई है, जिससे नाइटशेड कहा जाता है, लेकिन उस समाज को बहुत देर पहले ही खत्म कर दिया था। फिर वेडनेसडे रोवान के कमरे में किताब ढूंढने के लिए जाती है और उसे रोवान के पलंग के नीचे एक मास्क मिलता है। वह वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ रोवान का रूममेट जेवियर आ जाता है और उसे देख के वेडनेसडे पलंग के नीचे छुप जाती है। जेवियर को मिलने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बियांका भी आ जाती है। वेडनेसडे को बातें सुनने के बाद पता चलता है कि बियांका आने वाली बोट रेस में एनिड को हारने के लिए प्लान बना रही है। इसके बाद वेडनेसडे अपने कमरे में आ जाती है और बियंस को रेस में हारने के लिए रेस में एनिड का साथ देने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन एनिड और वेडनेसडे रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। रेस में 4 टीम्स भाग लेती है
और नियम के बारे जो टीम डेस्टिनेशन तक पहुंचकर तालाब में गिरे बिना वापस आएगी वह विजेता होगी। जैसे ही रेस शुरू होती है बियांका अपने दोस्त को इशारा करती है और वह पानी में कूदकर बाकी बोट को तबाह करना शुरू करता है। वेडनेसडे और एनिड की मदद थिंग कर रहा था। थिंग की मदद से वह लोग बियांका के दोस्त को एक जाल में फंसा लेते हैं। रेस के दौरान वेडनेसडे को एक विजन आता है और वह अपने सामने अपनी जैसी दिखने वाली एक लड़की को देखती है। वह वेडनेसडे को कहती है कि वेडनेसडे एक चाबी है, जिससे वेडनेसडे काफी उलझन में पड़ जाती है। उससे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही वह असली दुनिया में वापस लौटती है उससे पता चलता है कि बियांका रेस में आगे निकल गई है। लेकिन वह हार नहीं मानती और बियांका की चालों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करके यह रेस जीत जाती है। 40 साल के बाद पहली बार कोई नॉन साइरन टीम यह रेस जीती थी। लारिसा एनिड को ट्रॉफी देती है, लेकिन वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है। वह नेवेरमोरे अकादमी के पुराने स्टूडेंट एडगर एलन पो के स्टेचू के पास जाती है और अचानक उसकी नजर उस मूर्ति के हाथ में रखी किताब पे पड़ती है, जिसके नीचे उससे एक निशान दिखाई देता है, जो निशान वैसा ही था जैसे रोवान की तस्वीर में बना था। उस बुक में वेडनेसडे को कुछ पहेलियां मिलती है, जिससे वह तुरंत सुलझा लेती है और उससे एक सुराख मिलता है। उस सुराख में 2 बार चुटकियां बजानी होती है। जब वह वैसा करती है तो अचानक एक छुपा हुआ रास्ता खुलता है, जहां एक गुप्त कमरा होता है। वहां वेडनेसडे को रोवान की किताब मिल जाती है, जिसमें रोवान ने तस्वीर को फाड़ा हुआ था। वह उस किताब को अपने बैग में रखती है, लेकिन इससे पहले कि वह आगे जा पाती कोई उसके सर को ढक देता है। थोड़ी देर बाद जब कपड़े को उतारा जाता है तो उससे दिखता है बियांका, जेवियर और कुछ और स्टूडेंट्स उसके आसपास खड़े हुए थे और यह नाइटशेड्स थे। यहाँ पता चलता है कि लारिसा ने उनके ग्रुप को खत्म किया था। इसके बाद जेवियर उससे ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वेडनेसडे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लारिसा सबको आउटरीच डे के बारे में बताती है, जहाँ पर नेवेरमोरे के स्टूडेंट्स को शहर के आम लोगों से मिलना जुलना होता है और उनके साथ काम करना होता है। जब वह लोग शहर पहुँचते हैं तब वेडनेसडे जेवियर को बताती है कि उसके ररोंगटे की मौत हो चुकी है, लेकिन उससे इस बात पर भरोसा नहीं होता और वह कहता है कि रोवान अनही जिंदा है, पर उससे अकादमी से निकाल दिया गया है। इसके बाद वेडनेसडे उससे वह तस्वीर दिखती है जो रोवान के पास थी। जेवियर फिर उस तस्वीर को करीब से देखकर कहता है कि इस तस्वीर में जो आदमी है उसने जेरी को शहर को बसाया था और उसका नाम जोसेफ क्रकस्तोए था। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे पिलग्रिम वर्ल्ड में जाने का फैसला करती है, जहां जेरिको के इतिहास के बारे में पता चलता है। वहां वेडनेसडे अपने दोस्त यूजीने से मिलती है, जो हनीबी क्लब में उससे पहले मिल चुका था। वह दोनों बातें करने लगते हैं और आसपास की चीजों को देखते हैं। इसके बाद वह स्टूडेंट्स उस जगह की केयरटेकर आर्लीन से मिलते हैं, जो उन्हें पिलग्रिम वर्ल्ड घूमते हुए उन्हें जोसेफ क्रकस्तोए की कलाकृतियों के बारे में बताती है। वेडनेसडे आर्लीन से उसके बारे और जानना चाहती है। आर्लीन कहती है कि यहाँ जोसेफ क्रकस्तोए के खेतों में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार, खाने पीने के बर्तन और रूम्स भी है। वेडनेसडे कहती है कि वह वहाँ काम करना चाहती है, लेकिन आर्लीन कहती है कि उसे रेनोवेट किया जा रहा है, इसलिए वह वहाँ काम नहीं कर सकती और कहती है कि वह सब फजरिये में काम करेंगे और टूरिस्ट को फज बांटेंगे। बाद में वेडनेसडे और यूजीने क्रकस्तोए के फैमिली रूम में घुस जाते हैं। वहाँ वेडनेसडे को एक तस्वीर मिलती है जिसमें वह लड़की भी होती है, जिसको वो विजन में देख चुकी है। थोड़ी देर बाद उससे वह किताब भी मिल जाती है जो उस लड़की ने पकड़ी होती है। वेडनेसडे देखती है कि उस किताब के सारे पेजेस खाली है, इसलिए उससे पता चलता है कि यह किताब नकली है। तभी वहाँ आर्लीन आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। वेडनेसडे उससे असली किताब के बारे में पूछती है कि 1 महीने पहले वह किताब चोरी हो गई थी। इसके बाद वह कॉफी शॉप में वापस टाइलर से मिलने जाती है और वह दोनों जोसेफ के बारे में पता करते हैं। टाइलर कहता है ओरिजिनल मीटिंग हाउस का हिस्सा जंगल में है और पूरी तरह खंडार हो चुका है। इसके बाद वेडनेसडे जोसेफ क्रकस्तोए की उस जगह की तलाश करने के लिए थिंग के साथ जाती है। उधर उन्हें एक बेघर आदमी मिलता है और थिंग उसका गाला घोटने लगता है और उससे डरा कर भगा देता है। तभी वेडनेसडे को एक विजन आता है और वह खुद को 400 साल पहले के टाइम में देखती है। यहाँ उस सुनहरे बाल वाली लड़की को गांव वालों ने घेर रखा है और वह उससे शैतान की सुल्तान कहकर पुकार रहे थे। तभी वहाँ जोसेफ क्रैकस्टोन आ जाता है और उस लड़की को गुडी एडम्स कहकर बुलाता है। वह कहता है कि गुडी एक डायन है, उससे भी उसकी माँ और दूसरे आरोपी के साथ खेत में मर जाना चाहिए। इसका जवाब देते गुडी कहती है जोसेफ ने उसकी जमीन हड़पी है और बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान ली है और बहुतों की शांति छीनी है। जिसको सुनकर जोसेफ को गुस्सा आता है और वह गुडी को कमरे में बंद कर उस खेत में आग लगा देता है। गुडी अपनी माँ को बचने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बर्बाद हो जाती है
और वह एक गुप्त दरवाजे से निकलकर भाग जाती है। गुडी वेडनेसडे के पास आकर उसे कहती है कि जोसेफ यह लड़ाई नहीं खत्म करेगा जब तक वह सबको मार नहीं देगा। इसके बाद वेडनेसडे असली दुनिया में आ जाती है। वह थिंग को सब कुछ बताकर जो उसने अभी अभी देखा था उससे अचानक वही भयानक राक्षस नजर आता, यही जिसने रोवान को मारा था। उसी वक्त बारिश होने लगती है और वेडनेसडे बारिश में भीगते उसके पीछे भगती है, लेकिन वह बहुत आगे निकल जाता है। वेडनेसडे उसके पैरों के निशानों का पीछा करती है, लेकिन अचानक वह निशान इंसान के पैरों के निशान में बदल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि वह राक्षस कोई इंसान ही है। तभी वेडनेसडे जेवियर से टकराती है और उससे सब कुछ बताती है जो उसने देखा था। जेवियर उन पैरों के निशान को देखना छठा है, पर बारिश के कारण वह मिट जाते हैं। अगले दिन शहर में जोसेफ क्रकस्तोने की नई मूर्ति के उद्घाटन के लिए सबको इकट्ठा किया जाता है। वेडनेसडे जेरिको के मार्चिंग बंद के साथ म्यूजिक प्ले करती है और शहर का मेयर और लारिसा मूर्ति का उद्घाटन करते हैं। और तभी थिंग वेडनेसडे के कहने पर मूर्ति को ब्लास्ट कर देता है और सब लोग डर कर भाग जाते हैं। वेडनेसडे की आंखों में बदले की चमक दिखाई देती है और वह अब भी चलो बजा रही होती है। इसके बाद लारिसा वेडनेसडे पर चिल्लाती है क्योंकि उसे लगता है कि यह सब वेडनेसडे ने किया है, लेकिन वेडनेसडे इनकार कर देती है। वेडनेसडे लारिसा पर इल्जाम लगते हुए कहती है कि वह जंगल में होने वाले हादसे का पूरा सच जानते हुए भी अनजाने करने का कोशिश कर रही थी। तभी उस रात वह बेघर आदमी जंगल में दिखाई देता है। तभी वह राक्षस उस पर हमला कर देता है। उस बूढ़े आदमी के पास एक कैमरा था जिसपे वहाँ की तस्वीरें कैद हो जाती है। कुछ समय बाद पुलिस हेड की टीम उस खंडार तक पहुँच जाती है और उन्हें उस आदमी की बॉडी मिलती है। उन्हें वह कैमरा भी मिलता है जिसमें हादसे की वक्त की फुटेज होती है, जो असली गुनहगार को सामने लाया जा सकता है। जब उस कैमरे की फोटोज डेवलप की जाती है तो हेड को असली गुनहगार की शक्ल दिखती है। अगर आप सबको इस सीरीज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट लिखें एंड सब्सक्राइब करिए।